हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर है, यानी यूनिट 4 का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी बच्चों? हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे लिमिटिंग फ्रिक्शंस, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस। उसके बाद का जो टॉपिक है, आइए हम लोग उस टॉपिक को आने वाले यूनिट्स में वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ठीक है। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि P इज़ लेस देन F, तो बॉडी विल नॉट मूव। और P क्या है, F क्या है? P है किसी बॉडी पर लगाया गया बल, ठीक है, और F क्या है कि दो सतहों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर P इज़ लेस देन F, पॉइंट 1 जो है वो ये है कि P इज़ लेस देन F है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लगाए गए बल से अधिक लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी, बॉडी विल नॉट मूव, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि आप उतना बल उस पर नहीं लगा पा रहे हैं जितना कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दूसरे सतह के द्वारा, तो इसीलिए आपकी बॉडी उस वक्त मूव नहीं करेगी। दूसरे पॉइंट को देखिए कि P इज़ ग्रेटर देन F। P क्या है यहाँ पर? आरोपित बल है। अगर आरोपित बल किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है और वो इतना बल हो कि फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो हमको आपको यही सब बताना है कि जैसे कि कौन सी केस में बॉडी मूव करेगी, कौन सी केस में बॉडी मूव नहीं करेगी। अब यही केस बना के इसी तरह के पॉइंट्स को लिख के ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, यानी कोई भी एक पिंड है जो कि क्षैतिज स्थितिज अवस्था में है, उस पर आरोपित बल P है एवं उस पर लगने वाला घर्षण बल F है, तो कौन सी कंडीशन में, यानी कौन सी अवस्था में बॉडी मूव करेगी या फिर चलने के कगार पर आएगी? तो ऑप्शन दे देगा आपको P इज़ इक्वल्स टू F, P इज़ ग्रेटर देन F, P इज़ लेस देन F, और या फिर नन ऑफ दीज। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको ये दोनों केसेस याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी केस में बॉडी मूव नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें जब आरोपित बल जो P है वो अगर फ्रिक्शन फोर्स से कम लग रहा है, तो उस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इस पर बेस्ड, यानी कि P इज़ लेस देन F अगर किसी भी ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर थियोरेटिकल्स चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको समझने का। नेक्स्ट यहाँ पर जो पेज है, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में रिलेशन पूछा जा सकता है, संबंध पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या संबंध है। तो सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज समझ लीजिए। द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन एट विच अ बॉडी कैन रेस्ट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, यानी कहने का मतलब एंगल ऑफ रिपोज वह एंगल है किसी भी प्लेन के झुकने का, झुके होने का, झुकाव का, जिस पर बॉडी जो है बहुत आराम से उस पर रेस्ट कर सकती है बिना किसी एक रेजिस्टिंग फोर्स को लगाए हुए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक प्लेन है जो अल्फ़ा एंगल पर यहाँ पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए, ये एंगल यहाँ पर दिखा रहा है अल्फ़ा एंगल है और ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है यहाँ पे, ये, ठीक है। इस पर ये वाली बॉडी जो है रेस्ट कर रही है, रुकी हुई है। तो इस झुकाव का जितना मान होता है अल्फ़ा, वो एंगल जिस पर कि बॉडी किसी भी तल पर आराम से बिना किसी अन्य फोर्स की सहायता से रुकी रहे, तो ऐसे ही मैक्सिमम एंगल को आप कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। लेट इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल इज़ अल्फ़ा। इसमें मान लिया गया है कि मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज लाइन से प्लेन का जो एंगल है वो अल्फ़ा है। उस पर एक बॉडी, अ बॉडी ऑफ वेट W इज़ रेस्टिंग इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, और उस पर एक बॉडी है जिसका वेट W लग रहा है बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की तरफ, जैसा यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है, वेट लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आगे लिखा है द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेस इज़ आर। हमने बताया था कि जो रिएक्शन फोर्स लगता है हमेशा प्लेन से 90 डिग्री पर लगता है, तो 90 डिग्री पर लग रहा है फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स आर। बिकॉज बॉडी विल हैव द टेंडेंसी टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस बॉडी की टेंडेंसी होगी कि ये नीचे खिसके, देयरफॉर द फ्रिक्शन F इक्वल्स टू म्यू आर विल एक्ट अलोंग द प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है। जैसे देखिए जो वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा था, जो वेट इसका यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, तो इसका दो कॉम्पोजिशन कर दिए गए, एक है W cos थीटा इधर और एक W sin थीटा इधर, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये W sin थीटा इस बॉडी को नीचे खिसकाने की कोशिश करेगा, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी खिसकती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन का मान होता है F इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ने कर लिया कि जितना, अगर ये लिमिटिंग केस में है यानी रुकी हुई है, बस अब ये घिसने वाली है, खिसकने वाली है, तो जितना फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है उतना ही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का लग रहा है, तभी तो ये रुका हुआ है। तो पहला जो केस आएगा वो W sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू आर। आपको समझ में आ रहा है ये कि W sin अल्फ़ा इसको नीचे खिसकाने वाला बल है, परंतु जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू आर वो उसके अपोजिट में है और इक्वल में है, तभी तो ये बॉडी रुकी हुई है। तो इक्वल में है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर W sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू आर लिख दिया। और परपेंडिकुलर से देखें तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है यानी रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स ये किसके बराबर है? W cos थीटा के बराबर है, तभी तो, नहीं तो ये प्लेन तोड़ के नीचे आ जाएगा अगर ये W cos थीटा ग्रेटर देन R हो जाएगा, या फिर अगर R ग्रेटर देन हो गया W cos थीटा से तो बॉडी उड़ जाएगी ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये बॉडी तो यहाँ पे रेस्ट कर रही है, इसीलिए जितना रेजिस्टेंस फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है रिएक्शन फोर्स उसी के इक्वल में है W cos अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन आपने लिख लिए, एक तो हॉरिजॉन्टली यानी जो x डायरेक्शन में लग रहा है W sin अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू आर, और दूसरा लग रहा है R इक्वल्स टू W cos अल्फ़ा, या फिर उल्टे में लिख सकते हैं W cos अल्फ़ा इक्वल टू R। दो इक्वेशन हो गए। अब लिखा हुआ है कि दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा कि इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा tan अल्फ़ा। और यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा? म्यू। तो यहाँ पर देखिए tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू आ जाता है, ठीक है। और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू आया है tan फाई के बराबर। म्यू इज इक्वल्स टू tan फाई, ये म्यू है और ये tan फाई है। तो जहाँ कहीं भी म्यू की वैल्यू आई है वहाँ पे tan फाई रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था दोनों को डिवाइड करने पर कि tan अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू, और म्यू की वैल्यू है ऊपर हमने देखा tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan फाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से होगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan फाई, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू फाई, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू फाई। देयरफॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा सकता है कि क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं? जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ रिलेशन यहाँ पे बताया गया कि एंगल ऑफ रिपोज का और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में क्या संबंध है। तो क्वेश्चन जब भी आता है पूछेगा कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या संबंध है, तो आपको यही टिक करना है जिसमें अल्फ़ा इज इक्वल्स टू फाई आता है। उसमें ऑप्शन दे सकता है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन फाई, अल्फ़ा इज़ लेस देन फाई, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू फाई, और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू फाई आएगा तो वो एंगल ऑफ रिपोज का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक कि ये इतना टॉपिक आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जो चीज़ें हैं हम उसी पर अभी कवर कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम।
और जैसे ही आपके अगर मान लीजिए कि प्रॉपर क्लासेस चलती हैं या फिर आपका यहाँ पे आना होता है तो इसके बारे में हम और ज़्यादा ब्रॉड वे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोग इसकी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपसे अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।